अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 2.4। ये एक्सरसाइज आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इस एक्सरसाइज में बेसिकली हमने ट्रुथ टेबल को डिस्कस करना है और इस एक्सरसाइज में बहुत सारी डेफिनेशंस हैं जिनको हमने इम्प्लीमेंट करना है तो हमें क्वेश्चन का सोल्यूशन मिलेगा। सो ये वाली जो वीडियो है इसमें हम 2.4 का जो बेसिक है उसको हम डिस्कस करेंगे और जो मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम 2.4 के जो है वो डिफरेंट क्वेश्चन आपके सामने सॉल्व करेंगे। सो हम इसकी बेसिक पे जाते हैं। सो पहली डेफिनेशन, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव लॉजिक। मैथमेटिक्स में लॉजिक बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमने कोई भी स्टेप करना है तो उसमें लॉजिकली उसको सॉल्व करना है, लॉजिकली उसको लेके चलना है। वैसे भी डेली लाइफ में जब भी हम किसी बात पे क्रिटिसाइज करते हैं या किसी बात को हम एक्सेप्ट करते हैं तो एक एक पॉजिटिव बिहेवियर के साथ, एक पॉजिटिव लॉजिक के साथ हमने उसको क्रिटिसाइज भी करना है और उसको एक्सेप्ट भी करना है, ठीक है ना। तो जब भी हम किसी बात के खिलाफ जाते हैं या क्रिटिसाइज करते हैं तो हमें एक अच्छी लॉजिक देनी पड़ती है, यार ये वजह है जिसकी वजह से मैं इसको क्रिटिसाइज कर रहा हूं, इसको नहीं मान रहा, ठीक है ना। सो बाय द वे हम यहां पे इन दोनों डेफिनेशंस को बारी बारी पढ़ते हैं। इन डेली लाइफ वी ऑफन ड्रा जनरल कंक्लूजन्स फ्रॉम अ लिमिटेड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस और एक्सपीरियंसेस। अ पर्सन गेट्स पेनिसिलिन इंजेक्शन वंस और ट्वाइस and experiences reaction soon afterward. He generalizes that he is allergic to penicillin. We generally form opinions about others on the basis of a few contexts only. This way of drawing conclusion is called induction. हम अपनी डेली लाइफ में बहुत सारे क्या नाम है ऑब्जर्वेशन जो है ना या एक्सपीरियंसेस से गुजरते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल एक बंदा है जो बीमार होता है तो उसको पेनिसिलिन का इंजेक्शन लगाया जाता है 1 या 2 बार और वो सही हो जाता है। तो इसका मतलब है वो बंदा जो है ना वो इस रिजल्ट को जनरलाइज कर देगा, यार मेरे लिए पेनिसिलिन जो है वो फिट है। ओके, सिमिलरली लेट्स सपोज अगर एक बंदा मुझसे उधार लेता है और वो बंदा जो है वो टाइम पे वापस नहीं करता, एक बार ऐसा करता है, दूसरी बार ऐसा करता है, तो मैं उस बंदे के बारे में एक माइंड सेट कर लूंगा कि यार ये बंदा जो है ना ये इस मामले में सही नहीं है और नेक्स्ट टाइम मैं केयरफुल रहूंगा कि उसको उधार नहीं देना। सिमिलरली बहुत सारे ऐसे केसेस हो सकते हैं जिसके जरिए हम किसी बंदे के बारे में या किसी चीज के बारे में हम अपने ओपिनियन जो है वो ड्रा कर लेते हैं। सो इस चीज को हम बेसिकली क्या कहते हैं, इंडक्शन कहते हैं। Inductive reasoning is useful in natural sciences where we have to depend upon repeated experiments or observations. In fact, greater part of our knowledge is based on induction. So basically जो इंडक्शन होती है ये नेचुरल साइंसेस के अंदर यूज होती है जहाँ पे हम एक्सपेरिमेंट्स या ऑब्जर्वेशंस करते हैं। 1-2 बार हम करेंगे, 3 बार करेंगे, उसके बाद हम उस रिजल्ट को जनरलाइज कर देते हैं। On many occasions, we have to adopt the opposite course. We have to draw conclusions from accepted or well-known facts. We often consult lawyers or doctors on the basis of their good reputation. जब कोई बंदा बीमार होता है तो हम उससे मशवरा देते हैं, यार इस डॉक्टर के पास जाएं, ये सही इलाज करता है, ट्रीटमेंट सही करता है। इसका मतलब है वो जो उस डॉक्टर की गुड रेपुटेशन, जब कोई उसके पास जाता है और वो उसका अच्छा ट्रीटमेंट करता है तो वो लोग उसके बारे में एक ओपिनियन जनरेट कर लेते हैं और इस वजह से जब मैं बीमार होता हूं तो मैं भी किसी के पास जाऊंगा ना, किसी के कहने की वजह से जाऊंगा, इसका मतलब है उसकी रेपुटेशन की वजह से जाऊंगा। तो ये डिडक्टिव या डिडक्शन कहलाता है। ओके, दिस वे ऑफ रीजनिंग ड्राइंग कंक्लूजन्स फ्रॉम प्रेमिसेस बिलीव टू बी ट्रू इज कॉल्ड डिडक्शन। One usual example of deduction is all men are mortal, we are men, therefore we are also mortal. Okay, इसकी बेस्ट एग्जाम्पल है। हम आगे मूव करते हैं। Deduction is much used in higher mathematics. In teaching elementary mathematics, we generally resort to the inductive method. For instance, the following sequences can be continued inductively to as many turns as we like. ये पहला पार्ट देखें जरा, 2, 4, 6 and so on. अब यहाँ पे हमने इंडक्शन को यूज किया है। देखें, हमें पता चल गया है कि पहले नंबर में अगर मैं 2 ऐड करूंगा तो अगला नंबर आएगा, फिर अगले नंबर में 2 ऐड करूंगा तो अगला नंबर आएगा, इसी तरह हम अगले नंबर में 2 ऐड करते जाएंगे तो हमें अगला नंबर मिलता जाएगा। तो बेसिकली यहां पर हमने इंडक्शन को यूज किया है, हमने एक माइंड सेट कर लिया है कि हर नंबर में 2 ऐड करेंगे तो अगला नंबर आएगा। ओके, तो इस तरह से इंडक्शन को हम मैथमेटिक्स में यूज करते हैं। ये भी डिफरेंट इसकी एग्जाम्पल है, ये भी आप देख लीजिएगा। उसके बाद, as already remarked, in higher mathematics we use the deductive method
डिडक्शन को हम हायर मैथमेटिक्स में भी यूज करते हैं, ठीक है। टू स्टार्ट विथ वी एक्सेप्ट अ फ्यू स्टेटमेंट्स कॉल्ड पोस्टुलेट्स एज ट्रू विदाउट प्रूफ एंड ड्रा एज मेनी कैलकुलेशन फ्रॉम देम एज पॉसिबल। बेसिकली ये प्योर मैथमेटिक्स की बात हो रही है। लेकिन प्योर मैथमेटिक्स में जब भी हम किसी चीज को प्रूव कर तो हम कंट्राडिक्शन का सहारा लेते हैं, या एक चीज को हम ट्रू मान के दूसरी को प्रूव कर देते हैं। ओके, सो इसको हम मजीद कंटिन्यू करते हैं। Basic principles of deductive logic were laid down by Greek philosopher Aristotle. The illustrious mathematician Euclid used a deductive method while writing his 13 books of geometry called Elements. Toward the end of 17th century, the eminent German mathematician Leibniz symbolized deduction. Due to this device, deductive method became far more useful and easier to apply. इस पैराग्राफ में बेसिकली हमने डिडक्टिव मेथड के बारे में पढ़ा है कि उसको किसने ले डाउन किया और उसके बाद कहाँ कहाँ ये यूज हुआ। और यहाँ पर हमने एक और भी पढ़ा है कि 17th सेंचुरी के एंड पर एक जर्मन मैथमेटिशियन था लेबनीज, उसने डिडक्टिव को जो डिडक्शन है बेसिकली उसको सिंबलाइज भी किया था, उसको एक सिंबल भी दिया था। ओके, इसको हम आगे मजीद कंटिन्यू करते हैं। एरिस्टोलियन एंड नॉन एरिस्टोलियन लॉजिक्स। हमारे पास दो तरह की लॉजिक्स होती हैं, एक एरिस्टोलियन लॉजिक्स होती है और एक नॉन एरिस्टोलियन लॉजिक्स होती है। फॉर रीजनिंग वी हैव टू यूज प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन बेसिकली एक स्टेटमेंट होती है, a declarative statement which may be true or false but not both is called a preposition. preposition क्या होती है? एक declarative statement होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये कहूं कि इस्लामाबाद इज कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, तो मेरी ये जो बात है, मेरी ये जो स्टेटमेंट है, ये या तो ट्रू होगी या गलत होगी। सो या तो इस्लामाबाद जो है वो पाकिस्तान का कैपिटल होगा या इस्लामाबाद पाकिस्तान का कैपिटल नहीं होगा। सिमिलरली लाहौर इज प्रोविंशियल कैपिटल ऑफ पंजाब, सो या तो ये बात ट्रू होगी या गलत होगी। सो आई होप सो आपको ये जो प्रेपोजिशन है इसकी अंडरस्टैंडिंग हो गया कि इसकी डेफिनेशन क्या है। According to Aristotle, there could be only two possibilities. A preposition could be either true or false, and there could not be any third possibility. This is correct so far as mathematics and other exact sciences are concerned. For instance, the statement A is equal to B can be either true or false. A is equal to B जो है वो या तो ट्रू होगी, फॉल्स या ट्रू होगी या ये गलत होगी, या A B के बराबर होगा या A B के बराबर नहीं होगा। दो ही इसमें पॉसिबिलिटी है ना। सिमिलरली any physical or chemical theory can be either true or false. However, in statistical or social sciences, it is sometimes not possible to divide all statements into two mutually exclusive classes. Some statements may be, for instance, undecided. मतलब कुछ ऐसी स्टेटमेंट भी होती हैं जिसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। Deductive logic in which every statement is regarded as true or false and there is no other possibility is called Aristotelian logic. ये जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया ना कि किसी भी स्टेटमेंट के दो पॉसिबिलिटी या वो ट्रू होगी या वो गलत होगी, इसको हम कहते हैं Aristotelian logic. Okay? Logic in which there is scope for a third or fourth possibility is called non-Aristotelian. We shall be concerned at this stage with Aristotelian logic only. यहां पर हम इस स्टेज पर सिर्फ हम एरिस्टोलियन लॉजिक को ही डिस्कस करेंगे। ओके, अब हम आगे मूव करते हैं। प्रेपोजिशन की डेफिनेशन आई होप सो आपको समझ आ गई है। अब जो डेफिनेशन स्टार्ट होने वाली है वो इंपॉर्टेंट है और वो जो है बेसिकली आपने एक्सरसाइज में यूज करनी है। यहां पर हमने एक और चीज पढ़ी थी जो मैं आपको रिमाइंड करा देता हूं, इसको दोबारा से पढ़ लें प्लीज जरा। Toward the end of the 17th century, the eminent German mathematician Leibniz symbolized deduction. हमने बेसिकली डिडक्शन को सिंबलाइज जो है ना वो अभी उसी को यूज करना है। और किसने सिंबलाइज किया है? जर्मन मैथमेटिशियन लेबनीज ने उसको सिंबलाइज किया है। अब ये बेसिकली हम यहाँ पे किसकी बात हो रही है? ट्रुथ टेबल की बात हो रही है। ओके, हमने यहाँ पे ट्रुथ टेबल को यूज करना है। सो ट्रुथ टेबल से पहले हम यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं उनको पढ़ लेते हैं और इन्हीं को आपने सही तरह से समझना है ताकि आप इनको आगे यूज कर सकें। पहली डेफिनेशन क्या है? नेगेशन। नेगेशन क्या होती है? किसी भी स्टेटमेंट की नफी। मतलब अगर मैं ये कहूं कि बाहर बारिश हो रही है तो इसकी नफी क्या होगी? बाहर बारिश नहीं हो रही। इसी चीज को हम अंडरस्टैंड करते हैं विद द हेल्प ऑफ रिप्रेजेंटेशन। इफ P इज एनी प्रेपोजिशन, P हमारे पास कोई भी प्रेपोजिशन है, इट्स नेगेशन इज डिनोटेड बाय
नेगेशन ऑफ पी, ये जो पी के बाय साइन लिखा हुआ है ये नेगेशन का साइन है। ओके, ये आपके पास इसकी एग्जांपल भी है विद द हेल्प ऑफ ट्रूथ टेबल, ये हमने ड्रॉ किया है। देखें ट्रूथ टेबल क्या है, हमारे पास एक स्टेटमेंट है पी, ये पी स्टेटमेंट है, या तो ये ट्रू होगी या टी होगा या ये फॉल्स होगा। टी स्टैंड फॉर ट्रू और एफ स्टैंड फॉर फॉल्स। ये जो स्टेटमेंट है ये या ट्रू होगी या फॉल्स होगी। ओके, अब इसकी नेगेशन अगर मैं करना चाहूं, नेगेशन ऑफ पी क्या होगा, ट्रू है तो फॉल्स होगी, अगर फॉल्स है तो ट्रू होगी। तो ये इसका ट्रूथ टेबल है। ओके, दूसरी डेफिनेशन क्या है कंजक्शन की। कंजक्शन, कंजक्शन होता क्या है, कंजक्शन ऑफ टू स्टेटमेंट्स पी एंड क्यू, पी और क्यू हमारे पास कोई भी दो स्टेटमेंट्स हैं, इज डिनोटेड बाय पी एंड क्यू, ये दरमियान में साइन है, ये एंड का साइन होता है, ठीक है ना। ये कंजक्शन का साइन भी है मैथमेटिक्स में, ये मैंने आपको कुछ पहले लेक्चर्स में बताया था कि ये एंड का साइन है जब हम 2.1 कर रहे थे। पी एंड क्यू ये कंजक्शन का साइन है। अ कंजक्शन इज कंसीडर्ड टू बी ट्रू ओनली इफ बोथ इट्स कंपोनेंट्स आर ट्रू। ये उसने बता दिया कि कंजक्शन दो स्टेटमेंट्स का कब ट्रू होगा, जब दोनों ट्रू होगी, ठीक है। सो द ट्रूथ टेबल ऑफ पी एंड क्यू इज, ये आपके पास टेबल 2 है। सो इसको मैं समझा देता हूं। देखिए हमारे पास दो स्टेटमेंट है पी और क्यू, या तो ये दोनों स्टेटमेंट ट्रू होंगी, या पहली ट्रू होगी दूसरी फॉल्स होगी, या पहली फॉल्स होगी दूसरी ट्रू होगी, या दोनों फॉल्स होगी। ये सारी पॉसिबिलिटी हमने लिख दी है, ठीक है, दोनों स्टेटमेंट्स का। अब P एंड Q, अगर मैं इन दोनों स्टेटमेंट का कंजक्शन फाइंड करूं तो P एंड Q किसके बराबर होगा, अगर दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं तो ये ट्रू आएगा, कंजक्शन भी ट्रू आएगा। देखें एक फॉल्स हो गया तो फिर फॉल्स आएगा कंजक्शन। देखिए यहां पर भी एक फॉल्स है तो कंजक्शन फॉल्स होगा, अब दोनों फॉल्स है तो कंजक्शन भी फॉल्स होगा। कंजक्शन कब ट्रू होगा, जब दोनों स्टेटमेंट ट्रू आएंगे। देखिए ये टी है ये भी टी है तो कंजक्शन टी आया। ओके, सो अभी हम जो इसकी एग्जांपल है यहां पर, ये वाली एग्जांपल नंबर 1, इसको भी देख लेते हैं। लाहौर इज द कैपिटल ऑफ पंजाब, लाहौर पंजाब का कैपिटल है, सही है। एंड क्वेटा इज द कैपिटल ऑफ बलोचिस्तान, ये भी ट्रू है, इसका मतलब है कि कंजक्शन भी ट्रू होगा। सिमिलरली 4 इज लेस देन 5, ट्रू है ना, ये दरमियान में कंजक्शन का साइन है। 8 इज लेस देन 10, ये भी दोनों ट्रू है ना, ये भी ट्रू है ये भी ट्रू है, इसका मतलब है कंजक्शन भी ट्रू आएगा। इसके रिजल्ट्स यहां पे लिखे हुए हैं, पहले मैं इसको पढ़ लेता हूं एक दफा। 4 इज लेस देन 5 ट्रू है, दरमियान में कंजक्शन का साइन। 8 इज ग्रेटर देन 10, 8 तो 10 से बड़ा नहीं है, ये तो गलत हो गया, इसका मतलब है इनका कंजक्शन भी गलत आएगा। 2 + 2 4 के बराबर होता है, लेकिन यहां पे उसने 3 के बराबर लिखा हुआ है, ये तो गलत है ना पहला स्टेटमेंट। दरमियान में कंजक्शन का साइन है। 6 + 6 12 के बराबर होता है, तो ये 10 लिखा हुआ है, इसका मतलब है ये दोनों स्टेटमेंट गलत है, तो इनका कंजक्शन भी गलत आएगा। यहां पे इसको मैं पढ़ लेता हूं इसका आंसर। क्लियरली कंजक्शंस 1 and 2, मतलब पहले का, ये पहले का और दूसरे का, आर ट्रू, ट्रू है ना। देखें ये भी ट्रू था ये भी ट्रू था, लेकिन यहां पे इस स्टेटमेंट का और स्टेटमेंट का कंजक्शन फॉल्स आएगा, क्योंकि यहां पे देखें तीसरे वाले पार्ट में 4 तो 5 से छोटा है, लेकिन 8 10 से छोटा नहीं है, ठीक है ना, 8 10 से छोटा है, यहां पे बड़ा लिखा हुआ है। whereas 3 and 4 आर फॉल्स, मतलब तीसरा और चौथा ये गलत है। सो ये कंजंक्शन की डेफिनेशन थी। अभी हम बात कर लेते हैं डिसजंक्शन की। डिसजंक्शन क्या होता है, डिसजंक्शन ऑफ P एंड Q इज PRQ, ये उसको लिखते हैं, इसने यहां पे थोड़ा सा गलत कर दिया है। इट इज सिंबॉलिकली रिटन एज P, ये दरम्यान में देखें V लिखा हुआ है, PVQ, इसका मतलब है ये डिसजंक्शन की बात हो रही है P और Q स्टेटमेंट की, ठीक है। द डिसजंक्शन PVQ इज कंसीडर्ड टू बी ट्रू व्हेन एट लीस्ट वन ऑफ द कंपोनेंट्स P एंड Q इज ट्रू। मतलब कंजंक्शन दो स्टेटमेंट का जो होता है वो कब ट्रू होगा, जब कोई एक भी ट्रू हो जाएगी ना स्टेटमेंट, तो उनका डिसजंक्शन ट्रू हो जाएगा। ओके, डिसजंक्शन की बात हो रही है, कंजंक्शन नहीं। इट इज फॉल्स व्हेन बोथ ऑफ देम आर फॉल्स। यहां पे टेबल के जरिए समझ लेते हैं। देखें दो स्टेटमेंट है P और Q, या तो ये दोनों स्टेटमेंट ट्रू होंगी, या पहली ट्रू होगी दूसरी फॉल्स, या पहली फॉल्स दूसरी ट्रू, या दोनों फॉल्स। ओके, अब इनका डिसजंक्शन कैसे फाइंड करेंगे, दोनों ट्रू है तो ट्रू आएगा। अब देखें डिसजंक्शन के लिए अगर एक स्टेटमेंट भी ट्रू आ गई तो वो ट्रू आएगा, यहाँ पे हमने पढ़ा था ना। यहाँ पे देखें ये ट्रू है ये तो फॉल्स है ना, एक ट्रू है तो मतलब आंसर ट्रू आएगा, दोनों फॉल्स है तो आंसर फॉल्स आएगा। सो अभी हमने डिसजंक्शन को डिस्कस किया है। अभी जो हमारे पास नेक्स्ट डेफिनेशन है उसकी हम बात कर लेते हैं। सो ये डिसजंक्शन की एग्जांपल नंबर 2 है, यहाँ पे इसको देख लीजिएगा, ये बहुत आसान से लिखी हुई है। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट डेफिनेशन है वो है इंप्लीकेशन आर कंडीशनल। ओके, अ कंपाउंड स्टेटमेंट ऑफ द फॉर्म इफ P देन Q, ये कंडीशनल स्टेटमेंट होती हैं।
कि अगर बाहर बारिश हो रही है तो मैं छाता यूज करूंगा। तो कंडीशन क्या है कि बारिश का होना जरूरी है। अगर आप पढ़ोगे तो आप एग्जाम में पास होगे। इस तरह की स्टेटमेंट को कंडीशनल स्टेटमेंट बोलते हैं। अ कंपाउंड स्टेटमेंट ऑफ द फॉर्म इफ पी देन क्यू आल्सो रिटन पी implies क्यू is called a conditional or an implication. P is called the antecedent or hypothesis and Q is called the conclusion. Okay, या consequent. A conditional is regarded as false only when hypothesis is true and conclusion is false. यहां पे उसने लिखा हुआ है कि जो कंडीशनल स्टेटमेंट होती है वो कब गलत होगी, जब हाइपोथेसिस ट्रू हो लेकिन कंक्लूजन गलत हो, उस केस में ये फॉल्स होगी, बाकी हर केस में ये ट्रू होगी। अब हाइपोथेसिस क्या है? बाहर बारिश हो रही है, ये हाइपोथेसिस है। अगर बाहर बारिश हो रही है तो मैं छाता यूज करूंगा। अगर हाइपोथेसिस ही गलत हो जाती है तो कंक्लूजन ट्रू आए या फॉल्स आए उससे हमें कोई गर्ज नहीं है। तो जो कंडीशनल स्टेटमेंट होती हैं वो सिर्फ एक केस में फॉल्स होगी। कौन सा केस है वो? कि अगर हाइपोथेसिस ट्रू हो और कंक्लूजन फॉल्स हो तो उस केस में ये फॉल्स होगी, बाकी हर केस में ये ट्रू होगी। ओके, सो यहां पे इसको विद द हेल्प ऑफ हम ट्रूथ टेबल भी समझ लेते हैं। दो स्टेटमेंट है पी और क्यू, या तो ये दोनों ट्रू होंगी, या पहली ट्रू दूसरी फॉल्स, या पहली फॉल्स दूसरी ट्रू, या दोनों फॉल्स। अब इसका हमने कंडीशनल फाइंड करना है, ये उसको हम सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करते हैं पी इंप्लाइज क्यू। पी जो है ये बेसिकली हाइपोथेसिस है और क्यू हमारे पास कंक्लूजन है। देखिए हाइपोथेसिस ट्रू है, कंक्लूजन भी ट्रू है, इसका मतलब है इसका कंडीशनल ट्रू आएगा। हाइपोथेसिस ट्रू है लेकिन कंक्लूजन फॉल्स है, इसका मतलब है इसका कंडीशनल फॉल्स आएगा। मैंने जो आपको बताया ना, ये एक यूनिक केस है, बाकी हर केस में ये ट्रू है। देखिए हाइपोथेसिस फॉल्स है, अब कंक्लूजन ट्रू आया या फॉल्स है उससे हमें गर्ज नहीं है, तो ये ट्रू जाएगा हमेशा। हाइपोथेसिस फॉल्स है तो कंक्लूजन भी फॉल्स है, इसका मतलब है ये ट्रू है। ठीक है ना? ये कंडीशनल या इंप्लीकेशन सिर्फ एक केस में फॉल्स होगा, जब हाइपोथेसिस ट्रू हो और कंक्लूजन फॉल्स हो। ओके, अब हम नेक्स्ट डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है बाय कंडीशनल। बाय कंडीशनल और कंडीशनल जो है वो मिलते जुलते हैं, इसको आप देख लें जरा। द प्रीपोजिशन P इंप्लाइज Q और दरमियान में देखिए ये किसका साइन है? ये कंजक्शन का साइन है, जो कि हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा है। Q गोज टू P is shortly written as P डबल एरो के साथ Q and is called the biconditional or equivalence. इसको हम विद द हेल्प ऑफ टेबल समझ लेते हैं ताकि आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। देखिए दो स्टेटमेंट है P और Q, या तो ये दोनों ट्रू होंगी, या पहली ट्रू दूसरी फॉल्स, या पहली फॉल्स दूसरी ट्रू, या दोनों फॉल्स। ओके, सो बाइकंडीशनल फाइंड करने के लिए सबसे पहले तो देखें ये बाइकंडीशनल था P डबल एरो Q, तो इसको फाइंड करने के लिए हमें बेसिकली ये फाइंड करना पड़ेगा। P गोज टू Q, दरमियान में कंजक्शन का साइन है, एंड Q गोज टू P। सो ये दो स्टेटमेंट्स थी जो कि मैंने आपको बता दी हैं। सो P गोज टू Q हम कैसे फाइंड करेंगे? ये बेसिकली कंडीशनल है जो कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, और ये तभी गलत होगा जब हाइपोथेसिस ट्रू हो और कंक्लूजन फॉल्स हो, अदरवाइज ये हर केस में ट्रू होगा। ओके, P हाइपोथेसिस है और Q हमारे पास कंक्लूजन है। हाइपोथेसिस ट्रू है, कंक्लूजन भी ट्रू है, तो ये आपके पास P गोज टू Q जो कि कंडीशनल है ये भी ट्रू होगा। हाइपोथेसिस फॉल्स है, कंक्लूजन फॉल्स है, हाइपोथेसिस ट्रू है और कंक्लूजन फॉल्स है, तो इस केस में ये फॉल्स होगा, बाकी हर केस में आप आंखें बंद करके ट्रू लगा दें। ओके, अब हमें यहाँ पे Q गोज टू P भी चाहिए, तो Q गोज टू P भी मैंने फाइंड कर लिया। अब ये हाइपोथेसिस है और ये कंक्लूजन है। देखिए हाइपोथेसिस ट्रू है, गोज टू कंक्लूजन, कंक्लूजन भी ट्रू है, तो आंसर ट्रू आया। हाइपोथेसिस फॉल्स है, अब कंक्लूजन ट्रू आए या फॉल्स आए हमें इससे गरज नहीं है, तो ये ट्रू ही आएगा। हाइपोथेसिस ट्रू है, कंक्लूजन फॉल्स है, तो इस केस में ये फॉल्स आएगा, बाकी हर केस में ये आंखें बंद करके आप ट्रू लगा सकते हैं। तो ये आपने Q गोज टू P भी फाइंड कर लिया, ये भी कंडीशनल ही है। यहाँ पे Q हाइपोथेसिस है और P हमारे पास कंक्लूजन है। अब हम P डबल एरो Q फाइंड कर सकते हैं। बेसिकली ये जो आपने P गोज टू Q फाइंड किया है और Q गोज टू P फाइंड किया है, इन दोनों का अगर हम कंजंक्शन फाइंड करें तो बेसिकली वो इसके बराबर होते। ओके ना? दरम्यान देखें P गोज टू Q और कंजंक्शन Q गोज टू P, इन दोनों का आप कंजंक्शन फाइंड करें। कंजंक्शन में क्या था कि जब आपके पास कोई एक स्टेटमेंट भी गलत आ गई तो आंसर गलत आएगा। देखिए ये दोनों ट्रू हैं तो कंजंक्शन ट्रू आएगा। अब ये देखिए इसमें एक फॉल्स आ गया तो ये फॉल्स आया, इसमें भी एक फॉल्स आ गया तो ये भी फॉल्स। अब ये दोनों ट्रू है तो हमारे पास इसका कंजंक्शन जो होगा वो भी ट्रू आएगा। तो बेसिकली ये बाय कंडीशनल था। हमारे पास जो नेक्स्ट दो तीन डेफिनेशन है ये भी इंपॉर्टेंट है, इनकी भी हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन में हमने बेसिकली कंडीशनल की बात करनी है। कंडीशनल्स रिलेटेड विद अ गिवन कंडीशनल। ओके, लेट P गोज टू Q बी अ गिवन कंडीशनल। हमारे पास ये कोई कंडीशनल है P गोज टू Q,
देन यहां पे 3 डेफिनेशन है। Q goes to P जो होगा इज कॉल्ड द कन्वर्स ऑफ P goes to Q। अगर हमारे पास P goes to Q कोई कंडीशनल गिवन है तो इसको अगर हम रिवर्स करते हैं, Q goes to P कर दें, तो आपके पास ये गिवन स्टेटमेंट का कन्वर्स हो जाएगा। इस गिवन स्टेटमेंट के दोनों साइड पे अगर हम नेगेशन लेते हैं, देखिए ये P goes to Q है, अगर हम नेगेशन ऑफ P goes to नेगेशन ऑफ Q कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड द इनवर्स ऑफ P goes to Q। सिमिलरली अगर हम ये जो गिवन स्टेटमेंट थी P goes to Q, इसका जो कन्वर्स है, कन्वर्स का इनवर्स कर लेते हैं। देखिए P goes to Q का जो कन्वर्स है वो Q goes to P है, और Q goes to P का अगर हम नेगेशन ले लेते हैं, नेगेशन ऑफ Q goes to नेगेशन ऑफ P, दैट इज कॉल्ड कंट्रापोजिटिव ऑफ P goes to Q। तो ये 3 डेफिनेशन थी। अच्छा, इन 3 डेफिनेशन को भी हम यहां पे देख लेते हैं। इसका आप ये जो ट्रुथ टेबल है ये आप देख लीजिएगा। इनफैक्ट ये बहुत आसान है। अभी हम जो नेक्स्ट डेफिनेशन है, 1-2 डेफिनेशन रह गई हैं, फिर हम एक्सरसाइज पे मूव करेंगे। ओके, हमारे पास जो नेक्स्ट डेफिनेशन है दैट इज कॉल्ड टोटोलॉजीज। ये आपको नजर आ रहा होगा, टोटोलॉजीज। अ स्टेटमेंट विच इज ट्रू फॉर ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल इन्वॉल्व्ड इन इट। A statement which is true for all the possible values of variables involved in it, इसको हम मजीद कंटिन्यू करते हैं, is called a tautology। फॉर एग्जाम्पल P goes to Q और दरमियान में बाई कंडीशनल का साइन है, एंड नेगेशन ऑफ Q goes to नेगेशन ऑफ P इज अ tautology। tautology होगा क्या कि हमारे पास जो आखिरी वाला कॉलम बनता है ना, किसी भी क्वेश्चन का, किसी भी स्टेटमेंट का जो आखिरी वाला कॉलम बनता है, अगर वो सारा ट्रू आए तो उसका मतलब है वो जो स्टेटमेंट थी वो टोटोलॉजी है। ठीक है ना। अब जब आप P goes to Q और बाय कंडीशनल नेगेशन ऑफ Q goes to नेगेशन ऑफ P, इस सारे को आप कंस्ट्रक्ट करेंगे तो हमारे पास जो ट्रुथ टेबल बनेगा और वो जो आखिरी वाला कॉलम बनेगा जो कि इसका रिजल्ट होगा, अगर वो सारे ट्रू होंगे तो उसका मतलब है ये जो स्टेटमेंट है ये टोटोलॉजी है। ओके, दूसरी डेफिनेशन क्या है? अ स्टेटमेंट विच इज ऑलवेज फॉल्स इज कॉल्ड एन एब्सर्डिटी। ये बेसिकली टोटोलॉजी के बिल्कुल ऑपोजिट है कि अगर आखिरी वाला कॉलम अगर सारा फॉल्स आएगा तो आपके पास जो गिवन स्टेटमेंट होगी वो एब्सर्डिटी कहलाएगी या कंट्राडिक्शन कहलाएगी। ओके, P goes to नेगेशन ऑफ P, अगर आप इसका ट्रुथ टेबल बनाएं तो हमारे पास जो आखिरी वाला कॉलम आएगा वो सारा फॉल्स आएगा। इसका मतलब है ये जो स्टेटमेंट है ये एब्सर्डिटी को शो कर रही है। आखिरी डेफिनेशन क्या है? A statement which can be true or false depending upon the truth values of the variable। इसका मतलब है अगर लास्ट वाला कॉलम मिक्स अप आए, मतलब ट्रू भी आए और फॉल्स भी आए, तो इसका मतलब है जो गिवन स्टेटमेंट होगी वो कॉन्टिजेंसी कहलाएगी। ओके, इसको देखें जरा, P goes to Q और दरम्यान में कंजक्शन का साइन है P V Q, मतलब ये P डिसजंक्शन को शो कर रहा है, P डिसजंक्शन Q। ये आपके पास, इसको आप ट्रुथ टेबल अगर बनाएं तो आपके पास जो लास्ट वाला कॉलम आएगा वो मिक्स अप आएगा, मतलब उसमें ट्रू भी होगा और फॉल्स भी आएगा। इसका मतलब है कि ये जो स्टेटमेंट है ये कॉन्टिजेंसी कहलाती है। ओके, इस तरह से हमने ये कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन थी जो कि आपके सामने डिस्कस की है। आई होप सो आपको ये जो काफी वीडियो भी लंबी हो गई है, इसकी अंडरस्टैंडिंग हो गई है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।